आज का टॉपिक राष्ट्रपति है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक राज व्यवस्था में कल ही के वीडियो मैंने बताया है। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री ये दोनों हैं। जब आप राष्ट्रपति में एंटर करते हैं तो संघ की कार्यपालिका चैप्टर के नाम से आपको एम लक्ष्मीकांत में ये मिलता है। संघ की कार्यपालिका में सबसे पहले राष्ट्रपति आएंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री से पहले मंत्रिपरिषद आएगा, मंत्रिपरिषद के बाद महान्यायवादी आएगा। इसी तरह से करते हुए आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो लास्ट में 78 में इनसे संबंधित प्रधानमंत्री संबंधित जो प्रावधान है वो ख़त्म हो जाएगा। तो राष्ट्रपति आपको आज पढ़ना है, पूरा डिटेल वाइज पढ़ना है, मेंस लेवल से एकदम अच्छे तरीके से इसको करना है। भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का विवरण है, जिसमें हम केवल आज संघ की कार्यपालिका का विवरण का मतलब है संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी को पढ़ना है। तो हम केवल आज देखेंगे राष्ट्रपति, जिनसे संबंधित प्रावधान आपको 52 से 78 तक में मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ लिए। अब देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। राष्ट्रपति संबंधित जो नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा, जो मॉडरेट क्वेश्चन नहीं होगा, इजी क्वेश्चन होगा, उसमें आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 52 में है। 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये बात कही गई है। उसके बाद 53 से लेकर 59, 60 तक आपको कहा गया है क्या, शपथ, वेतन, पदावधि, योग्यता, कार्यकाल, ये सारी चीज़ें, इनके बारे में डिटेल 52 के बाद 53 से लेकर 60 तक है। 61 में जैसे ही आएंगे महाभियोग की प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक, महाभियोग मतलब कैसे इनको हटाया जा सकता है, उससे संबंधित आपको मिलेगा। 61 के बाद जब आगे आप आएंगे तो इनकी कुछ शक्तियों का विवरण आपको मिलेगा, जो राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है संविधान में। उससे संबंधित जो भी अनुच्छेद होंगे वो आपको क्रम बाय क्रम आगे भी मिल सकते हैं। जैसे वित्तीय शक्ति होगा, विधायी शक्ति होगा, क्षमादान से संबंधित शक्ति होगा, आपातकाल से संबंधित शक्ति होगा। शक्तियों का विवरण अलग अलग प्रकार से है, तो इसमें अनुच्छेद 78 तक आपको नहीं मिलेगा। ये जो शक्ति वाला आपको अनुच्छेद मिलेगा, पावर इनकी जो होगी वो संविधान में आपको आगे मिलेगा, जैसे अध्यादेश 123 में मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का जो इनके पास शक्ति है 143 में है। उसके बाद आपातकाल में जैसे जाएंगे, इनके पास 3 आपातकाल लगाने की शक्ति है, 352, 356 और 360 में है। 352, 356, 360 में है। इस तरह से जो ये प्रश्न पूछे जाते हैं ये वास्तव में बहुत आसान प्रश्न होते हैं। इसमें आर्टिकल संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें तो कहीं भी आपको नहीं फंसना है। इतना तो आपको बेस बना के रखना है। आज के क्लास में हम पूरी तरह से आपको हर क्वेश्चन को या इसके ऐसे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिससे कि पूर्ण व्याख्या इसमें आपको मिलेगी। पूरा इस एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से हम कैसे कैसे और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जब क्वेश्चन मॉडरेट एंड टफ दोनों बनेगा तब। दूसरी बात कि अगर आपको राष्ट्रपति पर मेंस में लिखने के लिए आता है तो आप किस प्रकार से एक अच्छा नोट्स लिखेंगे, उसके बारे में भी हम आज आपको बताएंगे, क्योंकि मेंस में ये पूछा जाता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो आज के क्लास में अच्छे तरीके से राष्ट्रपति को कवर करना है और सारे पॉइंट्स को समझते हुए चलना है। जहां आपको दिक्कत हो बेधड़क पूछ सकते हैं, जहां आपको हंसी आए आप हंस सकते हैं टॉपिक पे, फालतू का नहीं। जहां आपको लगे कि अब पूछना चाहिए वहां पे पूछेंगे, ऐसा नहीं कि पूछने के लिए कोई ऐसी बात है। ठीक है, 52 से आपको मैंने बता दिया। कुछ चीज़ें हम स्किप करेंगे, ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो पाए इसलिए, वो हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। 53 से लेकर 60 तक इसमें क्या क्या है वो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। वेतन संबंधी, कार्यकाल संबंधी, ठीक है, शपथ हो गया, योग्यता हो गया, दोबारा बन सकते हैं कि नहीं जो एक बार राष्ट्रपति बन गए, उस सारा विवरण आपको 53 से 60 तक में मिलेगा। अनुच्छेद केवल आपको याद करना है। 61 हम आपको बताएंगे। 61 महाभियोग है। 61 में महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लाई जाती है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, इसी में निर्वाचक मंडल भी आएगा, कौन चुनाव लड़ता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोटर होते हैं, उसकी भी बात बताएंगे। तो हम एक एक बारी बारी करके देखते हैं कि आज के इस राष्ट्रपति के टॉपिक में हम कौन कौन से बिंदुओं को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन।
राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसके बाद योग्यता, पदावधि, वेतन, ये सारे संबंध। इसके बाद शक्तियाँ, राष्ट्रपति के पास किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है ये, ठीक है। ये 3 टॉपिक हो गए आपके जो आपको बेसिक रूप से अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है। इसमें आपको जितने भी है जितने भी पॉइंट्स होंगे राष्ट्रपति के सब कवर अप हो जाएंगे, ठीक है, शक्तियों से लेकर सब कुछ में। उसके बाद लास्ट में अलग से आप वीटो पावर एक अलग से आप पढ़ लीजिएगा, वीटो पावर जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है, ये अलग से आपको बताएंगे। इन्हीं पे आपको फोकस करके चलना है। तो सबसे पहले जो आसान है, जिसे हम कॉमन रूप से समझ सकते हैं, उसे समझ लीजिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन 2 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए, अंत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आपको समझाते हैं। कौन निर्वाचित करता है, कौन चुनता है, ठीक है। और योग्यता, पदावधि, वेतन, ये आप समझ लीजिए एकदम आसानी से, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। योग्यता में क्या है, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। मैं मॉडरेट क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा और टफ क्वेश्चन भी, और 100% गारंटी देता हूं कि जो मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूं, अच्छे किताबों में अच्छे यूट्यूबर उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, लेकिन वही एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आ जाता है तो आप फंस जाते हैं। अभी मैं पूछूंगा, आपको खुद लगेगा कि हाँ, इस तरह के प्रश्न हमने नहीं सुने थे। योग्यता में वह भारत का नागरिक हो, ये आप जानते ही हैं, भारत का नागरिक हो। दूसरा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, अन्य लाभ के पद पर न हो, पागल व दिवालिया न हो। ये सब आप सुने होंगे, ये सब बहुत ही क्या है, आसान चीज़ें हैं जो आप याद कर सकते हैं। इसमें मेरे बताने की कोई कला नहीं है, ये आपको याद कर लेने हैं। और हर जगह पे आपको पॉलिटी के राज व्यवस्था में यही आपको मिलता है। इसी तरह से वह भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, अन्य किसी लाभ के पद पर न हो, पागल व दिवालिया न हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया। इसी में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या लोकसभा का जो सदस्य होगा वही राष्ट्रपति केवल बन सकता है, या राज्यसभा का जो सदस्य है वो भी राष्ट्रपति बन सकता है, विधानसभा का जो सदस्य है वो भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो आप याद रख लीजिए, संसद के किसी भी सदन का जो सदस्य होगा वो राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। न्यूनतम आयु उसकी होनी चाहिए कितनी, 35 वर्ष के ऊपर, 35 वर्ष के ऊपर उसकी आयु होनी चाहिए। और लोकसभा या राज्यसभा दोनों का सदस्य अगर वो किसी एक सदन का भी सदस्य है तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्य है। ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया। योग्यता की बात क्लियर हो गई। पदावधि 5 साल, ये आपका पदावधि से संबंधित है। पदावधि आपका कितना ड्यूरेशन है, 5 साल, 5 वर्ष। कब तक, जब उनकी मृत्यु समय से पहले न हो, मृत्यु हो जाएगा तो पद रिक्त हो जाएगा। दूसरा, महाभियोग की प्रक्रिया लगा के अगर आप हटा रहे हैं तो उनका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। तीसरी बात, स्वयं से क्या दें, त्यागपत्र दे दें तो उनका पद रिक्त हो जाएगा। चौथी बात, यदि वो शारीरिक या मानसिक रूप से क्या हो, अक्षम व्यक्ति हो जाए अपने कार्य का दायित्व का निर्वहन करने के लिए, तो पद रिक्त हो जाएगा। तो 5 वर्ष नॉर्मल, अगर आप स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, महाभियोग नहीं आया, किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई, तो अधिकतम राष्ट्रपति 5 वर्ष तक बने रह सकता है। इसमें कहीं से आपको ये नहीं समझना है कि सरकार, केंद्र सरकार जब तक रहेगी तब तक एक राष्ट्रपति रहता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए बीजेपी की सरकार अभी 2019 से 2024 तक है, 2023 या 2023 में ही सरकार गिर गई तो राष्ट्रपति जो होंगे, जो 22 में बनने जाएंगे, अभी 22 में बनेंगे, वो 23 में गिर जाएंगे। वो भी क्यों, क्योंकि सरकार गिर गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। सरकार से इनका कोई संबंध नहीं है। आप सीधे सीधे जान लीजिए, संघ की कार्यपालिका का सबसे प्रमुख अध्यक्ष, सबसे प्रधान राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ये आप याद रखिएगा। संघ के कार्यपालिका का सबसे प्रमुख अध्यक्ष या प्रमुख प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। 52 में संविधान में इसका विवरण है। संविधान में ये वर्णन किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी 100% होना ही होना है। आप इस पद को रिक्त नहीं रख सकते। समझ पा रहे हैं जो संविधान में वर्णित चीज़ें हैं।
तो यहाँ तक आपने देखा वेतन इनका 2008 तक के पास, 2008 के पहले इनका वेतन बहुत ही कम था, 2,80,000 के आसपास था, जिसको बढ़ाकर वर्तमान में 5 लाख के ऊपर कर दिया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए इस पूरे जो भी मेरे क्लासेस ऐसे होंगे जो कि इन सब टॉपिक से रिलेटेड होगा। बाकी यूट्यूबरों की तरह मैं लिखा पढ़ी नहीं ज़्यादा ब्लैक बोर्ड पे करता हूँ, इसलिए क्योंकि ये मेंस लेवल से क्लासेस हैं, तो आप अपने मेरे स्पीच को सुन के नोट डाउन करते रहा करें। नोट डाउन करने में अगर आपको आगे का टॉपिक कहीं से मिस हो रहा है, कुछ पूछना है, तो आप बेधड़क पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें यहाँ मैं बताऊँ, तो इसलिए मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि और भी चीज़ें जो हैं जो लिखा नहीं जा सकता है लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है उनसे। 2008 के पहले 2,80,000 से नीचे इनकी तनख्वाह थी, अभी वर्तमान में 5 लाख के ऊपर इनका तनख्वाह कर दिया गया है, उसको फिर बढ़ाने की बात कही जा रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनको पेंशन कितना मिलेगा, कभी कभी मॉडरेट करके क्वेश्चन पूछ देता है। सिंपल समझिए, अभी 5 लाख रुपया सैलरी है, जब ये रिटायर हो जाएंगे, रिटायर होने का मतलब 5 साल इनका समाप्त, तो इनको पेंशन मिलेगा कितना, 2.5 लाख, यानी 1/2, आधा। क्लियर हो गया? वेतन जितना है आधा। मान लीजिए कि इनकी मृत्यु हो गई, इनकी पत्नी को कितना पेंशन मिलेगा, तो जितना इनको मिल रहा था उसका आधा, यानी 1/4। क्लियर हो गई बातें? मेंस लेवल के लिए सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं, इसलिए मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूँ। किताबों में पढ़ते रहेंगे, यूट्यूब पे खोजते रहेंगे, कहीं कोई इतना नहीं बताता है। वेतन संबंधी ये सारे प्रावधान आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा वेतन इनको 5 लाख के ऊपर जो मिल रहा है वो मिलेगा, अपने पद पे हैं तो। उसके अलावा इनको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक राष्ट्रपति को मिलती है। सपोज कर लीजिए जैसे रहने के लिए निवास मिलेगा, राष्ट्रपति भवन आप जानते ही हैं, टेलीफोन, यातायात, जितने भी संसाधन होते हैं वो सब मिलेगा। A to Z अगर अपने लैंग्वेज में समझे तो पूरी तरह से इनको यातायात के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बीमा हो गई इनकी, सब कुछ हो गया, स्नो पाउडर, क्रीम, लहसुन, सब मिलेगा इनको A to Z। किसी चीज़ इनको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे राष्ट्रपति महोदय चाहते हैं कि कोई क्रीम लगाऊं तो सरकार देगी पैसा, आपको तो नहीं मिलेगा, आप अधिकारी बन जाएंगे तो आप अपने पैसे से खरीदेंगे, बट राष्ट्रपति को सब कुछ, आपको कुछ भी नहीं खरीदना है। ठीक है? राष्ट्रपति पद से समाप्त हो गया तो भी आपको वो सारे संसाधन मिलते हैं जो संसाधन आपको मिलने चाहिए, निवास मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो ये पदावधि वेतन है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ बहुत लोग का गोयल बदल रहा होगा कि ट्राई करते हैं एक बार राष्ट्रपति में। अब इसके बाद आएंगे सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति। शक्ति में आपको समझना है। ठीक है, शक्ति में जब हम आते हैं तो ध्यान से इनको हम देखेंगे। सबसे पहले तो शक्ति के विवरण में आप ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, कार्यपालिका संबंधी शक्ति, विधायी शक्ति अलग है, सैन्य शक्ति अलग है, उसके अलावा वित्तीय शक्ति अलग है, न्यायिक शक्ति अलग है। इतने प्रकार की शक्ति इनको देख लीजिए मुख्य रूप से प्राप्त है। कार्यपालिका, विधायी, सैन्य, वित्तीय और न्यायिक शक्ति। एक और होगा, वो आगे हम आपको बताते हैं, कूटनीति शक्ति। ठीक है, कूटनीति शक्ति भी लिख ही लीजिए, नहीं कहेंगे सर जी छोड़ रहे हैं। कार्यपालिका संबंधी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यपालिका का सबसे बड़ा प्रधान या प्रमुख होता है। ठीक, इनकी भारत सरकार शासन से जितने भी एग्रीमेंट, जितने भी बॉन्ड भारत सरकार के थ्रू निकलेंगे उस पर हस्ताक्षर किसका होगा, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के नाम से वो जारी होता है, इसलिए कार्यपालिका इनको अध्यक्ष कहा जा रहा है। ऐसे नियम जो केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री अन्य नियुक्तियों के लिए, प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों की नियुक्ति के लिए सलाह लेते हैं राष्ट्रपति से, वो सारे जितने भी हैं कार्यपालिका में यही आते हैं। मंत्री बनाना है, राज्यपाल बनाना है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, हाई कोर्ट का जज बनाना है, वो सब इनकी शक्ति है। ये आपको राष्ट्रपति से संबंधित इसमें मिलेंगे। महान्यायवादी बनाना है, महान्यायवादी की नियुक्ति करना है, वो भी इसी कार्यपालिका में आ जाएंगे। विधायी शक्ति में जब आप आएंगे
तो सबसे पहले तो इनको विधायी शक्ति में याद कर लीजिए, संसद के दोनों सदन को बुलाने का अधिकार है। किस चीज़ के लिए? अधिवेशन के लिए संसद के दोनों सदन को ये बुला सकते हैं। ठीक। दूसरा, संसद के सत्र का 17वां इन्हीं के द्वारा होता है। कल मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री वाले चैप्टर में। संसद के नए सत्र का भी जो नई सरकार बनेगी तो दोनों सदन को, राज्यसभा लोकसभा दोनों सदन को संबोधित करने का भी अधिकार इन्हीं के पास होता है। ठीक। संसद को पूर्ण रूप से विघटित करने का, लोकसभा को पूर्ण रूप से विघटित करने का भी अधिकार इन्हीं के पास होता है। ये सारी शक्तियां कौन सी हैं? इनकी विधायी शक्ति है। राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा स्थायी सदन है, ये याद रखिएगा। लोकसभा केवल विघटित होता है, लोकसभा में सांसद चुन के आते हैं, फिर नई सरकार बनती है। राज्यसभा में प्रत्येक जो सांसद है या राज्यसभा का सदस्य है वो 2 साल पर सेवानिवृत्त होता है। उनका कार्यकाल 6 साल होता है, लेकिन प्रत्येक उनको सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि 2 साल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा वाले चैप्टर में आपको हम बताएंगे। चलिए आगे देखिए, ये सारे चीज़ें आपका हो गया विधायी शक्ति। फिर से हम एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, समझ लीजिए। संसद के 17वां का आहूत करना, सत्र का अंत करना इन्हीं के हाथ में होता है। दूसरा, नए सत्र में संबोधन करना इन्हीं के हाथ में होता है। लोकसभा का विघटन करना इन्हीं के हाथ में होता है। यह विधायी शक्ति है इनकी। इतनी बात समझ में आ गई? बात जो भी है ठीक। अब इसके बाद वित्तीय, सैन्य में देखिए ये तीनों के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये नेवी के, एयरफोर्स के और इंडियन आर्मी के तीनों के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं। तो इसलिए इनको सैन्य शक्ति बताएगी। ज़्यादा उसमें सैन्य शक्ति में इनके पास कोई और शक्ति नहीं कि इधर उधर किसी का ट्रांसफ़र या ऐसा कुछ नहीं सेना में किसी भी प्रकार का। लेकिन इनको प्रमुख कहा गया है, प्रमुख हैं ये तीनों अंग के, सेना के तीनों अंग के प्रमुख है सैन्य शक्ति, इनको इसलिए बोला जा रहा है। वित्तीय शक्ति में आइए। वित्तीय शक्ति में जब आप अंदर इंटर करते हैं, सबसे पहले जान लीजिए धन विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। लोकसभा में पेश होता है धन विधेयक, और धन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। सभी प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना आवश्यक है, धन विधेयक पे तो बहुत ही ज़्यादा। दूसरा, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, उसमें भी इनकी भूमिका है। ठीक है, लोकसभा का ही भूमिका है, लेकिन इनका भी भूमिका उसमें माना जाता है। किसी भी प्रकार का अनुदान देना है, मान लीजिए किसी प्रकार का डोनेशन देना है, अनुदान देना है, या कोई आकस्मिक निधि से पैसे निकालने हैं, कोई ऐसा जो आने वाला हमें लग रहा है कि ये ऐसा हमारे यहाँ कोई संकट आ सकता है, उसके लिए हमको पहले से फंड रिलीज करके रखना है, तो उसमें भी इनकी स्वीकृति चाहिए। यानी आपके खजाने पर इनका भी हाथ है। ये जब तक नहीं चाहेंगे तब तक खजाना इधर उधर नहीं हो सकता आपका। समझ पाएँ बात? वित्तीय शक्ति इनके पास बहुत अच्छी खासी है। कोई भी राजस्व का बंटवारा हो किसके समक्ष? केंद्र और राज्य। केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व का बंटवारा, जो टैक्स का पैसे आते हैं उसके बंटवारे संबंधित भी इनके पास पूरे अधिकार हैं, कैसे ये बंटवारा कर सकते हैं। ये हो गया इनका वित्तीय शक्ति। जब आप न्यायिक शक्ति में आते हैं तो यही मुख्य आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। न्यायिक शक्ति में देखिए सबसे बड़ा न्यायिक शक्ति तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज से या सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का इनके पास शक्ति प्राप्त है। 143 में, अनुच्छेद 143 में ये पूछा जाता है, अभी पूछा गया था हाल ही में, कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 143 में है। 143 में इनको न्यायिक शक्ति प्राप्त है जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। दूसरा, कुछ ऐसी न्यायिक शक्तियां हैं जो इनको अलग से प्राप्त है, जिसमें आप देखेंगे क्षमादान। ठीक है, क्षमादान 72 में है, याद रखिएगा। 78 तक हमने आपको बताया ना, 72 में क्षमादान है। ये बहुत ही फेमस है, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की जो मिला है राष्ट्रपति को, वो किस आर्टिकल में है? तो 72 में है। इस बात को याद रखिएगा। 72 में क्या है? क्षमादान की इनकी शक्ति प्राप्त है। अच्छा, ये क्षमादान इनको कौन कौन प्रकार के प्राप्त है वो समझ लीजिए। पहला तो पॉइंट ये प्राप्त है क्षमा, दूसरा लघुकरण, तीसरा परिहार, चौथा विराम। ठीक है, और एक और है जो आपको याद रखना है, प्रविलंबन। ये 5 प्रकार के न्यायिक शक्ति इनको प्राप्त है, 5 प्रकार के। अब इन 5 प्रकार की जो शक्ति है इसको आप समझिए।
कैसे और क्या है इसमें देखिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्षमा तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। किसी को कोई सज़ा मिली है और वो राष्ट्रपति के पास आवेदन करता है तो राष्ट्रपति उसे पूर्ण रूप से क्षमा कर सकते हैं। क्षमा का मतलब यही है, ठीक है। दूसरा जब हम देखते हैं परिहार, तो परिहार में ये है, सॉरी लघुकरण, लघुकरण में ये है कि आप दंड का स्वरूप जो है, जैसा दंड मिला है, कठोर मिला है, सश्रम मिला है, होता है ना, दंड मिला होता है कि हार्ड वर्कशिप करना है, अंदर आपको जाके बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके अपने पूरे समय को बिताना है, तो दंड का स्वरूप जो है, उसका जो डिज़ाइन है, उसको ये कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं। ये है आपका लघुकरण। लघुकरण का मतलब जो दंड का स्वरूप है उसको बदलना। तीसरा है परिहार। परिहार में दंड का जो स्वरूप है उसकी प्रकृति में बिना परिवर्तन किए समय अवधि में परिवर्तन करना। आई होप आप नहीं समझ पा रहे, फंस गए। चलिए फिर से बताते हैं आपको। देखिए, मान लीजिए किसी को सश्रम कारावास हुआ है। सश्रम कारावास का मतलब समझते हैं? श्रम करते हुए वो कारावास में अपने अवधि को बिताएगा। 5 साल की सज़ा हुई, 5 साल की सज़ा में 5 साल तक वो क्या करेगा? पत्थर तोड़ेगा, खाना बनाएगा, सश्रम काम करेगा, अंदर बैठा नहीं रहेगा। उसको सश्रम कारावास बोलते हैं। कितने साल की हुई? 5 साल की। तो लघुकरण में क्या है? 5 साल तक तो वो रहेगा ही जेल में, लेकिन राष्ट्रपति ने क्या कहा? सश्रम नहीं, इसको क्या कर दिया जाए? आसान काम दे दो, या तो ये श्रम नहीं करेगा। तो उसका जो स्वरूप था दंड का उसको बदल दिया गया। ये लघुकरण था। परिहार में जब आएंगे तो परिहार में क्या है? स्वरूप जो था उसका सश्रम, उसको ना बदला जाए, वो ऐसे ही रहेगा। काम कर रहा था, काम करे, लेकिन ये जो 5 साल है इसको 3 साल कर दिया गया, अवधि को कम कर दिया गया। आई होप अब आपको क्लियर होगा परिहार और लघुकरण में, ठीक है। विराम। विराम में पूरी तरह से किसी को, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अपंग हो गया या विकलांग हो गया या उसकी स्थिति मानसिक दशा बदल गई, तो उसके कारावास के समय को, अवधि को कम करना, ये है आपका विराम। विराम मतलब जो वो काम कर रहा था या जिस तरह सश्रम कर रहा था उसको स्टॉप कर देना कि अच्छा अब इनकी स्थिति ऐसी हो गई। उसका आधार क्या है? विकलांग या मानसिक रूप से वो होना। न्यायिक शक्ति संबंधित ये पूरा टोटल आपके पास डिटेल हो गया। न्यायिक शक्ति के बाद कूटनीतिक शक्ति है, वित्तीय शक्ति है। वित्तीय शक्ति हमने कुछ बताया, कुछ और आपको जोड़ के बताएंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये 3 पॉइंट, शक्ति 2 बच गया है, एक आपका कूटनीतिक बच गया है और वित्तीय के कुछ पॉइंट्स बचे हैं, और राष्ट्रपति का निर्वाचन ये हम आपको अगले वीडियोस में इसका सेकेंड पार्ट में आपको डिटेल वाइज समझाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अच्छे तरीके से आपको समझना होगा, थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है। तब आप अच्छे तरीके से इसको मेंस लेवल में लिखने के काबिल हो जाएंगे और अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। इसको मेमोराइज कर लीजिए। अगले क्लास में महाभियोग भी रहेगा बचा हुआ, महाभियोग में भी देखेंगे किस प्रकार से महाभियोग लाते हैं।